हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाईजीके में। और शाम के 6 बज चुके हैं और ये समय हो चला है साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। आज की वीडियो में हम लोग 15 वीवीआई प्रश्नों को देखेंगे और ये 15 के 15 प्रश्न जो है वो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन जो है महा वीवीआई है। आप लोग वीडियो को देखिएगा, आराम से टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन रहा यहाँ पर आप लोगों के लिए कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी से। लाल रंग का मान आप लोगों से पूछा गया है। जो भी लोग इसका आंसर सी कमेंट कर रहे हैं उनका सही है। लाल रंग के लिए, रेड कलर के लिए कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है वह कितना होता है? 2 होता है। तो सी यहाँ पर इसका सही आंसर है। पहले भी मैं कई बार आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों का रिवीजन करवाया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अब दीजिए। 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। बताइए, यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है और लेंस की क्षमता डायोप्टर में आप लोगों से पूछा जा रहा है। मतलब कितना डायोप्टर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप लोग पढ़े होंगे कि लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं और पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है। पी बराबर क्या होता है? 1/f। यहाँ पर देखिए एफ का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1/20 लिखेंगे, लेकिन ये जो एफ होता है, फोकस दूरी होता है, यह मीटर में होता है। तो सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो क्या करना होगा? यहाँ 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 20 बचे 100, यहाँ पर 5 आया। यहीं पर 5 डायोप्टर जो हुआ आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो क्या कीजिएगा? 100 से ऊपर गुना कर दीजिएगा। अगर मीटर में रहता ही, जैसे यहाँ 20 मीटर रहता तो 1/20 ही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो बी यहाँ पर जो भी लोग कमेंट किए उनका सही है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप लोग को बताना है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। बताइए, नाभिक से जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या कितना से घटता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, 1, 2, 3 या फिर 4। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अल्फा जो होता है, अल्फा वह हीलियम का नाभिक होता है जिसका परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो अल्फा हीलियम नाभिक है, यानी कि इसका परमाणु संख्या 2 है। इसमें परमाणु संख्या ही पूछा है तो कितना से घटेगा? 2 से घट जाता है। ये आप लोग को याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों किरणें निकलती है। इसमें परमाणु संख्या में भी परिवर्तन होता है और द्रव्यमान संख्या में भी परिवर्तन होता है। अल्फा जब निकलती है तो परमाणु संख्या 2 घटती है, द्रव्यमान संख्या कितनी घटती है? 4 घटती है। क्योंकि यह हीलियम नाभिक है तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, तो अल्फा निकलेगा तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी। और हीलियम का जो द्रव्यमान संख्या है वो 4 है, तो इसलिए द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। अब बात बीटा की करते हैं। जब बीटा किरण निकलती है तो इसमें 1 की वृद्धि हो जाती है। कितनी? परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और गामा किरण पर न तो परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन होता है और न ही द्रव्यमान संख्या में। ये आपको याद रखना है। आप लोग पढ़े होंगे वर्ग विस्थापन नियम। ये सब जो बातें हैं यह किस नियम में लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है वर्ग विस्थापन नियम में। किस नियम में? वर्ग विस्थापन नियम में। तो वर्ग विस्थापन नियम इन सब बातों को कहता है और इसकी खोज 1913 ईस्वी में सॉडी, फॉजन और रदरफोर्ड 3 वैज्ञानिक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें आप लोग को बताना है कि कैथोड किरणें होती है। कमेंट कीजिएगा जल्दी से।
कैथोड किरणें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर फोटॉन? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी लोग इसका आंसर ए दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहे हैं, उनका आंसर सही है। इलेक्ट्रॉन होगा इसका सही उत्तर। कैथोड किरणें क्या है, तो यह इलेक्ट्रॉन है। सभी लोगों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि कैथोड किरण जो होता है इस पर भी ऋण आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश ही होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ऐसे भी आप पढ़ोगे कि कैथोड किरण का निर्माण इलेक्ट्रॉन से ही होता है। अगर क्वेश्चन में एनोड किरण रहता, ध्यान में रखना आप लोगों को, एनोड किरण अगर क्वेश्चन में रहेगा तब आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। एनोड रेज जब रहेगा तब आंसर प्रोटॉन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें आप लोगों को बताना है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। बताइए किलोवाट घंटा जो है वह किसका मात्रक है? कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जिन जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका है सही। विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। मैंने आपको बताया था कि शक्ति का मात्रक और कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक, ये सब आप लोग को याद रखना है। जैसे कि अगर वाट रहे तो वाट किसका मतलब होता है, शक्ति का। और इसी में अगर मान लीजिए कि वाट के साथ सेकंड लग जाए, यानी कि टाइम लग जाए, शक्ति के मात्रक में जब टाइम लग जाता है तो वह किसका मतलब हो जाता है, कार्य या ऊर्जा का। इसके अलावा अगर किलोवाट रहे और इधर हो जाए किलोवाट घंटा, तो ये सब किसका मात्रक हुआ, किलोवाट शक्ति का और किलोवाट घंटा कार्य या ऊर्जा का। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई होता है। बताइए इसमें से सबसे कम अस्थाई कौन है, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर लोहा? चलिए आपको पता नहीं होगा, मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि मैंने आपको कभी पढ़ाया नहीं है। तो अभी समझिए कि हमको कौन सबसे ज़्यादा अस्थाई है, इसको किसे पकड़ेंगे। इसमें क्या करना है कि न्यूट्रॉन की संख्या में से आपको परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या को घटा देना है। n-p अगर 0 आएगा तो वह जो होगा पूरा अस्थाई होगा। n-p का मान अगर 0 के बराबर नहीं आया तो यह कम अस्थाई होगा। इसको चेक करते हैं। ऐसे यहाँ हीलियम है, तो हीलियम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर परमाणु संख्या 2 है। परमाणु संख्या 2 का क्या मतलब, इसका जो है प्रोटॉन की संख्या भी 2 होगा। चलिए मैं फिर से समझाता हूँ। हीलियम में यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2 है। और न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन निकालना बिल्कुल आसान होता है। ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या, नीचे होता है परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस 4 में से इस 2 को घटाइएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या में कितनी है, 2। प्रोटॉन भी 2 इसमें है, न्यूट्रॉन भी 2 है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर कितना होगा, 0। इस 2 में से इस 2 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 2 माइनस 2 0 होता है, सबको पता है। यानी कि यह जो है हीलियम यह पूर्णतः अस्थाई है। ठीक है, तो हीलियम को हम लोगों ने चेक कर लिया। अब हम लोग चेक करते हैं कार्बन को। देखिए कार्बन में यहाँ पर 6 दिख रहा है साफ साफ प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन इसमें कितना हो गया, 6। फिर इसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या निकालिएगा, तो मैंने क्या बताया आपको, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दीजिए। द्रव्यमान संख्या 12 है और 6 क्या है, परमाणु संख्या। तो 12 में से 6 घटाइएगा 6 हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी 6 हो जाएगा। और इस 6 में से 6 को हटाइएगा तो यह भी क्या आ जाएगा, 0। यानी कि यह भी पूर्णतः अस्थाई है। हम लोगों ने 2 को चेक किया, इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर 0 आया था, इसमें भी 0 आया। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पर देखिए यहाँ 8 है और ये 8 क्या हुआ, प्रोटॉन की संख्या। और इस 16 में से 8 घटाइएगा तो भी 8 ही आएगा, यानी कि यह क्या हुआ, न्यूट्रॉन की संख्या। और 8 में से 8 फिर घटाइएगा तो क्या जाएगा, 0। यानी कि यह भी 0 हो रहा है, तो यह भी पूर्णतः अस्थाई है। अब लोहा को चेक कीजिए। देखिए लोहा में कितना है प्रोटॉन की संख्या,
26, 26 यहाँ सबको दिख रहा है। और यहाँ पर ये जो है 56 क्या है, यह है द्रव्यमान संख्या। और इस द्रव्यमान संख्या में से इस परमाणु संख्या को घटाइएगा तो क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो 56 में से 26 को आप घटाइए, न्यूट्रॉन कितना निकलेगा, 56 माइनस 26। और 56 में से 26 घटाइएगा तो कितना आएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 30 आ जाएगा। और इस 26-30 का अंतर 0 नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर 0 नहीं हो रहा है, इसलिए यह जो है सबसे कम अस्थाई है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। कभी भी इस तरह का सवाल हो कि सबसे कम अस्थाई कौन है, तो आप इस तरह से चेक कीजिए। ठीक है, सिंपल ट्रिक यही है, इस दोनों का अंतर कीजिए तो 4 में से 2 गया, कितना होगा 2। देखिए यहाँ सेम सेम आ गया। फिर देखिए 12 में से 6 जाएगा कितना 6, तो फिर यहाँ सेम सेम आ गया। फिर 16 में से 8 जाएगा कितना 8, फिर सेम सेम आया। लेकिन 56 में से 26 घटाइएगा तो कितना आएगा 30। तो यहाँ सेम सेम नहीं आया, तो यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो यस सर लिखकर कमेंट कीजिए, नहीं समझे हैं तो अपना दिमाग का इलाज करवाइए। इतना आराम से समझाए हैं, तैयो ना समझिएगा तो कैसे होगा। तो सिंपल बात है, समझना चाहिए था। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें आप लोगों को बताना है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है। कमेंट कीजिएगा आप लोग जल्दी से, जल्दी से बताइए। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई अगर आप बढ़ा देते हैं तो आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना आप लोगों को, आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाता है। सभी क्वेश्चन भी आए हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए सबको आप लोगों को बढ़िया से याद रखना है। ठीक है, तो ए यहाँ पर सही आंसर है इसका। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें आप लोगों को बताना है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। यह तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम सभी लोगों का जवाब सही आना चाहिए। कमेंट कीजिए आप लोग, प्रकाश का वेग महत्तम किसमें होता है, हवा में, शीशा में, पानी में या फिर निर्वात। सबको पता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें आप लोगों को बताना है कि व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने का यहाँ पर फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइएगा आप लोग, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फ्रिंज की चौड़ाई को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, और बीटा बराबर क्या होता है, कैपिटल डी लेमडा बटे स्मॉल डी। याद कर लीजिए, बीटा बराबर डी लेमडा बटे स्मॉल डी, यही है व्यतिकरण के फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। यह क्वेश्चन भी सभी लोगों को आता होगा, कमेंट कीजिए आप लोग। ए मीटर का प्रतिरोध होता है, बताइए ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, कम, बड़ा, बहुत कम, बहुत बड़ा। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा सही जवाब। तो जो भी लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उसका आंसर सही है, बहुत कम। ए मीटर का प्रतिरोध जो है बहुत ही कम होना चाहिए। अब कुछ अन्य प्रश्नों का जवाब यहाँ से आप लोग दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। पहला प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसमें आप लोग को बताना है कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या फिर समांतर क्रम, श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम। कमेंट कीजिए, तेजी से कमेंट कीजिए। इसके लिए रहा ऑप्शन नंबर ए और इसके लिए बी, बताइएगा। दूसरा, यहाँ पर प्रतिरोध का चर्चा चला है, तो प्रतिरोध से आप लोगों को बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। या दूसरा सवाल रहा, प्रतिरोध से ही आप लोगों को तीसरा सवाल का आंसर कमेंट करना है कि प्रतिरोध जो होता है उसको किस यंत्र से मापते हैं। ठीक है, यंत्र का नाम आप लोगों को कमेंट करना है। जल्दी से बताइए, ये 3 प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। तो जो भी लोग इसमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम में ए लिख रहे हैं उनका सही है। ये जो ए मीटर होता है इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं।
ठीक है, ये जो भी लोग लिखे हैं उनका सही है। एसआई मात्रक सबको पता होगा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और इस ओम को हम लोग सिंबल में इस तरह से दिखाते हैं, यह छोटा ओमेगा का फोटो है। और इसको मापने वाला यंत्र का नाम क्या है, तो प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है, ओम मीटर। क्या नाम है, ओम मीटर। ओम मीटर से इसको मापते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर दीजिएगा। इसमें बताना है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है। बताइए आप लोग, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई, अपवर्तनांक बटे पथ लंबाई, पथ लंबाई बटे अपवर्तनांक, या फिर अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई बटे 2। प्रकाशिक पथ ज्ञात करने का फॉर्मूला जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी लोग इसका आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए उनका सही है। प्रकाशिक पथ ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई। आप लोग को याद रखना है, प्रकाशिक पथ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। जैसे अपवर्तनांक का मात्रक अगर आपसे पूछे, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो क्या बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। जो भी लोग लिख रहे हैं कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, उनका सही है। यह जो है मात्रक विहीन राशि है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यह जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, देहात में इसको कहते हैं टूगर। जिसका कोई नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, टूगर कहते हैं। ठीक है, अब बताइए 12 का आंसर। 1 वोल्ट बराबर होता है, बताइए 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल, 1 जूल प्रति कूलम, 1 कूलम प्रति जूल, या फिर 1 जूल कूलम। जल्दी से कमेंट कीजिए। जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी उनका है सही, 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति कूलम। ये आप सभी को याद रखना है। अब रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बताना है आप लोगों को, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा ना सोचिएगा कि कोई क्वेश्चन अलग से मैं लिखा। क्वेश्चन बैंक को देखिएगा तो ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा। और बिहार बोर्ड में ये अच्छा है स्टूडेंट के लिए कि फिजिक्स में क्वेश्चन बैंक से ही बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। अगर आप सब क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा तो 20 नंबर तो आराम से ले आइएगा। इसके अलावा थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा, जो मैं अन्य क्वेश्चन का डिस्कशन कराता हूँ वह सब भी आप याद कर लीजिएगा, तो आपको जो है 30 प्लस नंबर 35 नंबर तक आ सकता है। ठीक है, और आप लोगों की लिए खुशखबरी है। कुछ लोग लिख रहे थे कि कोरोना की वजह से दुगुना क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार सरकार जो है मेहरबान है आप सबों के ऊपर, फिर से दुगुना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे 35 नंबर का फिजिक्स जो होता था, 35 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें 70 प्रश्न होंगे। 70 प्रश्नों में आपको 35 का जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से बायोलॉजी में भी होगा 35 का जवाब देना, टोटल 70 प्रश्न होगा। केमिस्ट्री में भी 35 प्रश्न होंगे बनाने होंगे, टोटल 70 प्रश्न होंगे। हिंदी इंग्लिश में 50-50 होगा बनाना, टोटल 100 प्रश्न होंगे। और मैथ में भी होगा 50 प्रश्न बनाना, टोटल 100 प्रश्न होंगे। तो ये अच्छी बात है। इस बार फिर से रिजल्ट आप लोग का बहुत शानदार आएगा, लेकिन उसी का शानदार आएगा जो अभी बढ़िया से मेहनत करेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा का मूल बाध्य वर्ग मान। एक गर्म तार एमीटर जो है वह क्या मापता है, वह प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं IRMS। मैंने आपको कहा था आई रमेश, याद रखिए, नहीं है आई रमेश। एक गर्म तार एमीटर क्या मापता है, आई रमेश को मापता है। आई रमेश का क्या मतलब, आई का मतलब प्रत्यावर्ती धारा और RMS का मतलब रूट मीन वैल्यू। तो यह हुआ मूल बाध्य वर्ग मान। ठीक है, अब है आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आप लोग को बताना है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई और दूसरा अपचाई।
इसमें आप लोगों को बताना है कि अपचायक ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, धारा, वोल्टेज, शक्ति या फिर आवृत्ति। जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज, उनका है सही। बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अपचायक ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज घटती है। ठीक है, आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए अब रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को बताना है कि गामा किरणों की तरह होता है। कमेंट कीजिए, गामा किरणों की तरह क्या होता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें या फिर एक्स किरणें? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर मेरा कलम एक्स पर ही जाकर रुका हुआ है और एक्स ही इसका सही जवाब है। जो भी लोग डी कमेंट किए हैं उनका सही है। कुछ लोग सोचेंगे कि कैसे होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे कि गामा किरण जो होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है। और एक्स किरण जो होता है इस पर भी कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि यह उदासीन होता है। मैंने आपको कहा था कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सब क्या है, तो सबके सब जो है उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि गैप दाल दी, गैप दाल दी इसका ट्रिक था। इसमें जी का मतलब क्या था, गामा। ए से क्या होता था, ए से होता था एक्सरे, ए का मतलब एक्सरे यानी एक्स किरण। पी का क्या मतलब हुआ, पी का मतलब हुआ पराबैंगनी किरण। ठीक है, ये डी का मतलब क्या है, दृश्य विकिरण। ए का मतलब क्या है, अवरक्त विकिरण। एल का मतलब लघु रेडियो तरंग और डी का मतलब दीर्घ रेडियो तरंग। ये सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंग। कैसा तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। और ये तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। जिस तरह से आप पढ़े होंगे कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश के छोटे छोटे बंडल को फोटोन कहते हैं। इन सब पर कोई आवेश होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें गामा भी आ रहा है, एक्स किरण भी आ रहा है, जो भी इसमें आ रहा है उस पर किसी पर कोई आवेश नहीं होता है। बाकी ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि अल्फा किरण पर प्लस, बीटा पर माइनस, कैथोड पर माइनस, ये सब होता है। ये तो आप लोग को याद होगा ही। आज हम लोग 15 प्रश्नों को ही देखेंगे। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को टेस्ट देने में मजा आया होगा। मिलते हैं फिर कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।